साथियों नमस्कार। टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों गणित शिक्षण का यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से लगातार प्रश्न बनते देखा है। जितने भी एमसीक्यू परीक्षा में आए हैं इस टॉपिक से उन सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है गणित का ज्ञान। गणित के ज्ञान के प्रकार देखने वाले हैं साथियों। तो गणित के ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला है संकल्पनात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान या इसी को वैचारिक ज्ञान भी कहते हैं। याद रखिएगा, संकल्पनात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक ज्ञान या वैचारिक ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज याद रखिएगा। और वही दूसरा प्रकार है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर नॉलेज। साथियों याद रखिएगा ये दोनों प्रकार से बहुत लगातार प्रश्न बना है। सीजी टेट और सी टेट में भी बना है, लेकिन सीजी टेट में ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो प्रश्न में पूछा गया है और जो परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहला देखेंगे संकल्पनात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान या वैचारिक ज्ञान, जिसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। इसका संबंध किसी सीखने वाले के दिमाग में अवधारणाओं के बनने व उनके विकास से है। याद रखिएगा, दिमाग में अवधारणाओं के बनने व उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं इस ज्ञान में। और वही अवधारणात्मक ज्ञान शिक्षार्थी के मस्तिष्क में अवधारणाओं या अमूर्त विचारों के गठन और विकास से संबंधित है। आइए जो उदाहरण है उसे जो साथ ही साथ इसे पूछा भी गया है उसी बिंदुवार देखेंगे और बाद में इसे एमसीक्यू में देखेंगे। तो संकल्पनात्मक ज्ञान के उदाहरण है साथियों, पूर्ण संख्या तथा चतुर्भुज सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। यह पूछा गया है सीजी व्यापम टेट पहला पेपर में अर्थात वर्ग 3 के लिए, और टेट सेकेंड पेपर में पूछा गया है 2019 में। वही दूसरा देखा जाए, दूसरा पॉइंट, किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यह भी संकल्पनात्मक ज्ञान के उदाहरण है। यह जो है सीजी व्यापम वर्ग 2 के लिए 2019 में ही पूछा गया है पेपर सेकेंड में, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है संख्याओं की गणना तथा योग ज्ञात करना, यह भी सीजी व्यापम टेट जो है तीसरे पेपर वर्ग 3 के लिए 2019 में ही पूछा गया है। और वही चौथा पॉइंट है, याद रखिएगा, बच्चों में परिधि की संकल्पना विकसित करने के लिए धागे का टुकड़ा और समतल वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, यह भी 2019 में ही पूछा गया है। औसत से संबंधित समस्याएं, यह 2 में पूछा गया है। और 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण, यह भी 19 में वर्ग 2 में पूछा गया है। तो इस प्रकार यह रही संकल्पनात्मक ज्ञान के उदाहरण साथियों। अब हम देखेंगे दूसरा जो है प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर नॉलेज। याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान से तात्पर्य औपचारिक भाषा या सांकेतिक भाषा का ज्ञान, नियमों, सूत्रों तथा सवाल हल करने के चरणों का ज्ञान। विशेष रूप से याद रखिएगा, चरणों का ज्ञान से मतलब होता है, इसमें कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं होता। इसमें केवल प्रश्न हल करने के चरणों का प्रयोग होता है। अतः ये सिर्फ समस्या हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान है। याद रखिएगा, जो देखा जाए तो इसमें समस्या हल करने की जो चरण अपनाते हैं उससे जो है काम रहता है, ना कि उसके कॉन्सेप्ट से। आइए इसके कुछ उदाहरण है उसे देखते हैं। जैसे कि कार चलाना सीखना है, अगर कोई व्यक्ति कार चलाना सीख रहे हैं तो उसके प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि पहला कौन सा स्टेप जो है फॉलो करना है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इस प्रकार जो है देखा जाए तो कार चलाने का एक प्रोसीजर होता है। इसी को हम देखेंगे कि जानेंगे कि यह प्रक्रियात्मक ज्ञान के तहत आता है। वही कोई पकवान बनाने के लिए रेसिपी देखते हैं, जैसे कि हम आजकल ज़्यादातर कोई चीज़ बनाने के लिए हम यूट्यूब में जो है रेसिपी देखते हैं, तो रेसिपी देखना, रेसिपी का जो चरण होता है वो भी प्रक्रियात्मक ज्ञान के तहत आएगा। आदि जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना ही बच्चे को अवधारणात्मक ज्ञान की प्राप्ति होना है। याद रखिएगा, जैसे कि कोई भी प्रक्रियात्मक ज्ञान बार बार फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम कार चलाना सीखने का स्टेप हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, उसी स्टेप से हम जो है कार चलाना सीख रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जम जाता है, अर्थात कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाता है, अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है कि अब हम कार चलाएंगे। दिमाग में भी वो इसलिए अमूर्त विचार आने लगते हैं कि अब हम कार को ऐसे ऐसे स्टेप का फॉलो करके हम कार चला सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं। इस प्रकार जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान को अपना कर जो है देखा जाए तो अवधारणात्मक
प्रक्रियात्मक ज्ञान की तरफ जाया जाता है, इसलिए इसके संबंध को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो दोनों में फिट खाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रक्रियात्मक तथा अवधारणात्मक ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। यह जो है सीजी व्यापम वर्ग 3 में 2011-12 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अर्थात देखा जाए तो सीजी टेट में सर्वप्रथम सीजी टेट आयोजित हुआ था 2011-12 में। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना इनमें से किस ज्ञान के तहत है, तो वह जो है उसमें एक ऑप्शन था प्रक्रियात्मक तथा अवधारणात्मक ज्ञान। तो दोनों जो है इसमें आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र भी अपनाते हैं और उसका जो है कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, यह जो है ये सभी प्रश्न हम अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं जो लगातार पूछा गया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पाइथागोरस प्रमेय बताइए। ऑप्शन बी है भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए। ऑप्शन सी है साइकिल कैसे चलाई जाती है। ऑप्शन डी है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। साथियों, यहाँ पर देखिएगा पहला जो ऑप्शन है और देखा जाए दूसरा और लास्ट जो ऑप्शन है, इसमें सभी में सीधा आंसर है। इसमें किसी प्रकार का इसमें प्रक्रिया का फॉलो नहीं होगा। अर्थात देखा जाए तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, साइकिल कैसे चलाई जाती है। अभी हम कार का उदाहरण से प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण देखे थे। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ सीखा जाता है, कोई स्टेप फॉलो करके तो वो स्टेप्स जो होता है वो प्रक्रिया में लाई जाती है। तो इसलिए इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान के तहत लाया जाएगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। साइकिल कैसे चलाई जाती है, यह प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण होगा। यह जो है सी टेट में पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस के लिए जो है 8 जनवरी 2022 को पूछा गया था। जो 2022 में आयोजित हुई थी पेपर, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ये भी देखते हैं साथियों, ये भी अलग तरीके से पूछा गया था। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है। ऑप्शन बी है मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है। ऑप्शन सी देखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। निश्चित रूप से इसमें भी जो है ऑप्शन सी ही आंसर होगा साथियों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका होता है, उसका स्टेप्स होता है कि सबसे पहले 3 अंकों का प्रश्न जो होता है ऊपर वाले प्रश्न और नीचे वाले प्रश्न को इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार जमाना, फिर जो है देखा जाए तो इकाई की ओर से जोड़ना प्रारंभ करना। अगर हासिल की बात होती है तो वो जो है आगे वाले दहाई तरफ उसको जो है कैरी के रूप में आगे बढ़ाना। इस प्रकार जो है स्टेप का फॉलो करना। तो निश्चित रूप से यह जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण होगा। यह भी सी टेट पेपर 1 में 2021 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर। ऑप्शन बी है सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। ऑप्शन सी है अवधारणा का नाम व परिभाषा जानने पर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से साथियों सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना अभी हमने जो है कॉन्सेप्ट में समझे भी हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करके सीख जाता है उस चीज़ को, तो हम समझते हैं उनके दिमाग में अवधारणात्मक ज्ञान का विकास हो चुका है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, यह जो है सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर 2019 के लिए पूछा गया था। याद रखिएगा, सहायक शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजी में ही, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में ही, उसमें पूछा गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अभी हम इन सभी पॉइंट को ऊपर देखे भी हैं। ऑप्शन बी है औसत से संबंधित समस्याएं। ऑप्शन सी है 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यह जो है सीजी व्यापम टेट सेकंड के लिए वर्ग 2 के लिए 19 में पूछा गया था। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा साथियों। अभी हमने ऊपर बिंदुवार जब संकल्पनात्मक ज्ञान को समझे थे उसमें उसके उदाहरण में देखे भी थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है।
ऑप्शन ए है गणितीय विधि, ऑप्शन बी है गणितीय फलन, ऑप्शन सी है गणितीय संकल्पना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह तो गणितीय विधि में आएगा ही, गणितीय संकल्पना भी होगा, और देखा जाए तो नहीं होगा तो वो गणितीय फलन नहीं होगा। इसलिए इसका जो आंसर जो है सीजी टेट पेपर 2 के लिए वर्ग 2 के लिए 2022 में आया था, तो आंसर इसका बी लिया गया था, गणितीय फलन लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, ऑप्शन बी है बच्चे को परिभाषा याद है इसका अर्थ अवधारणा की समझ है, ऑप्शन सी है गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक होना ही पर्याप्त है, ऑप्शन डी है अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेते हैं। तो याद रखिएगा, निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेते हैं। यह वर्ग 3 के लिए 2021 में सीजी टेट में ही पूछा गया था साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीएड अभ्यर्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 में 48 को घटाने पर यह 46 आया। यह प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, और कब पूछा गया था देखिए, सीजी व्यापम वर्ग 3 के लिए 2011-12 में जो हुआ था उसी में पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले इसका देखते हैं कि एक डीएड प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के लिए बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटियां देखी, और फिर बच्चे ने क्या समझने में गलती की इस पर विचार किया गया। तो देखा जाए तो इसका जो मेन आंसर है वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर 62 में 48 घटाने पर 46 उत्तर लाया गया बच्चे के द्वारा। तो उन्हें जो है बच्चे को समझने में कहाँ पर चूक हुई उसे देखते हैं ऑप्शन में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है इकाई दहाई की समझ नहीं है उनको, या ऑप्शन बी है हासिल संख्या की समझ नहीं है, या ऑप्शन सी है शून्य की समझ नहीं है, या ऑप्शन डी है उधार लेने की समझ नहीं है। निश्चित रूप से साथियों इसमें यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न के माध्यम से देखा जाए तो बच्चे को जो यहाँ पर चूक हुई है, गलती हुई है, वो उनको हुई है उधार लेने की समझ नहीं है इस कारण से। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उन्होंने बिना उधार लिए जो है 2 से 8 घटाने के बजाय, मतलब आगे वाले संख्या से उधार लेकर उन्हें दहाई की संख्या से उधार लेने के बजाय वह जो है 8 से ही नीचे से ही 2 को घटा दिया गया है, 6 ले आया गया है। मतलब यहाँ पर उधार लेने की समझ उनका नहीं है। निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, और यही आंसर लिया भी गया था जब इसका आंसर आया था। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, ऑप्शन बी है 6 का स्थानीय मान 60 है, ऑप्शन सी है 7 का स्थानीय मान 7 है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर लिया गया था सीजी टेट द्वारा जो है ऑप्शन ए को लिया गया था साथियों। याद रखिएगा 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है, तो इसका आंसर यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, यह जो है आधारभूत संकल्पना नहीं है। यह आंसर लिया गया था सीजी टेट द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। ऑप्शन ए है विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, ऑप्शन बी है संख्याओं की गणना करना, ऑप्शन सी है संख्याओं का योग करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कक्षा 1 स्तर के बच्चों को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना, यह आंसर लिया गया था साथियों। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना इसका आंसर होगा। याद रखिएगा यह सीजी टेट 2019 में वर्ग 3 के लिए पूछा गया था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। ऑप्शन ए है छात्र को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, ऑप्शन बी है
छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। ऑप्शन सी है छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताए कि किसका परिधि अधिक होता है। ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पास, डी उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, हमने यह उदाहरण ऊपर देखे भी हैं संकल्पनात्मक ज्ञान के उदाहरण में, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है इस बिंदु को हम ऊपर देखे भी हैं, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? यह सीजी टेट 2019 में वर्ग 3 में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है निश्चित रूप से पूर्ण संख्याएं को लिया गया था साथियों, याद रखिएगा। सर्वाधिक सामान्य संकल्पना पूर्ण संख्या को लिया गया था। इसका कारण अगर समझेंगे तो याद रखिएगा, पूर्ण संख्या जो है देखा जाए तो 0 से शुरू होता है और 0, 1, 2 इस प्रकार ये इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। वही प्राकृतिक संख्या जो है इसका 1 से शुरू होता है और इसी के अंदर देखा जाए तो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही ये प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, विषम संख्या भी आ जाएगी और विषम संख्या भी आ जाएगी। इसलिए सर्वाधिक जो सामान्य संकल्पना होगा पूर्ण संख्याएं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं में ही सभी शामिल हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा और यही लिया भी गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3478 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। साथियों देखिएगा 3476 को इस प्रकार लिखा गया है और इसमें जो है 3 के सीध में लिखते हुए 937 अर्थात 937 को लिखा गया है और उत्तर जो उनके द्वारा लाया गया है 12,846। आप देख सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर जोड़ने में एक बच्चे के द्वारा गलती किया गया है और यह गलती किस कमी के कारण किया गया है बच्चे में, इसे हमें देखना है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में क्या कमी है, किस कौशल की कमी है। तो याद रखिएगा योग के कौशल का, स्थानीय मान की अवधारणा का, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल और ऑप्शन डी है योग के सही क्रम की अवधारणा। तो याद रखिएगा साथियों, बच्चों को यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता है कि किस स्थान में रखा जाना है संख्याओं को, इकाई में इकाई को, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो यह जो है उनकी कमी को दर्शाया जा रहा है, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी। इसलिए देखा जाए तो यह ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें अवधारणात्मक ज्ञान की कमी के कारण जो है इसमें यह गलती किया गया है। और कौन से अवधारणा की कमी? स्थानीय मान की अवधारणा की कमी। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है, कौन से ज्ञान की आवश्यकता होती है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी है अवधारणात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से साथियों हमने ऊपर इसको देखा भी है उदाहरण में, इसका आंसर जो होगा प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान दोनों आएगा इसमें, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का वीडियो का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है। ऑप्शन ए है समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। ऑप्शन बी है लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। ऑप्शन सी है स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यह 2019 में ही पूछा गया है, सीजी टेट 2019 में और वर्ग 3 के लिए अर्थात पेपर फर्स्ट के लिए पूछा गया है। याद रखिएगा साथियों ये रही हमने जितने भी ये 14 क्वेश्चन शामिल किए हैं, ये कहीं ना कहीं
ज़्यादातर तो इसमें का सी टेट में पूछा गया है और एक आध दो को छोड़कर एक आध दो जो है सी टेट में पूछा गया है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं प्रश्न का स्तर देखकर कि यह टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है सी टेट के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती में भी एक दो प्रश्न पूछा गया है 19 में। तो निश्चित रूप से साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी का इसका लाभ हो सके। धन्यवाद साथियों।